हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है मनाली का भूतिया घर। तो दोस्तों, कहानी हमारी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यूपी के रहने वाले एक छोटे से गांव में जो है आराधना नाम की एक लड़की रहती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ये पहनना है, ये मुझे दिला दो। तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो जब कॉलेज जाना शुरू करती है तभी से जिद करती है। लेकिन उसकी माँ जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, सब कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हें जो भी करना है तो अपने पति के साथ, मतलब जब भी तुम्हारी शादी होगी तो अपने पति के घर जाना, वही ये सब करना। तो आराधना जो है मन मार के रह जाती है, क्या मम्मी जब भी मैं आपसे कुछ भी कहती हूँ तुम पति के घर जाओगी तभी करना, पति के। अब वो एक मन बना लेती है अपनी सहेलियों के साथ, उसका जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें सभी से बात करती है, यार जब भी मैं अपनी मम्मी से कुछ भी कहती हूँ, मम्मी मुझे ये दिला दो, मुझे जीन्स दिला दो, मुझे पहनना, तो मम्मी डांट के मतलब चुप करा देती। तो अपने पति के घर जाना, तो अपने पति के घर जाना तभी तो ये पहनना। और मैं कहती हूँ मम्मा मुझे टॉप दिला दो या कुछ, का सभी लोग पहनते हैं लेकिन मेरी माँ मुझे पहनने नहीं देती है। अभी मैंने बोला मम्मी मैं सभी सहेलियों के साथ ट्रिप पे जाऊँ घूमने के लिए, फिर भी मना कर दिया। नहीं बेटा, हम लोग ये चीज़, इतनी महंगी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन देने के साथ साथ मैं तुम्हें वो आज़ादी नहीं दूंगी जो कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो कोई मुझे कहे। इस तरह से कह कह के उसको जो है चुप करा देते, कहते तेरी शादी करूंगी तो जो जी चाहे तो अपने ससुराल में जाके करना। अब उसका एक बचपन से लेकर के सुनते सुनते उसको ऐसा लगने लगा कि अब जितना कुछ होना है, क्या मुझे सब पति के साथ ही, मतलब वहीं ससुराल में जाके करना है। मेरी मम्मी पापा तो कुछ ध्यान ही नहीं देते मेरे पे। खैर जैसे तैसे उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, और जब वो ये सब चीज़ें, उसके सपने उसके अंदर पनपने लगते हैं इतने ज़्यादा से, उसके करीब वही 6-8 महीने के अंदर में उसकी शादी भी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल जाती है, तो ये क्या, जो उसे पति मिला है अमित, वो इतना केयरफुल कि वो पहले ही दिन उससे बात करता है कि आराधना तुम जो चाहती हो, अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो या ऐसी भी कोई तुम्हारे अंदर इच्छा है अधूरी जो तुम नहीं कर पाई हो अपने मम्मी पापा के यहाँ, तो तुम मुझे बताओ, मैं हर संभव प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो। अरे उसे तो मन की मुराद मिल गई। उसने कहा कि कौन से मैं ईश्वर की पूजा करती थी जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। वो इतनी अंदर से खुश होती है कि अब तो मैं जो चाहती थी वो मैं तो बता के रहूंगी। वो मन ही मन सोचती है। फिर पहले तो उसको थोड़ा संकोच होता है, लेकिन फिर उसके ज़्यादा मतलब कहने पे कह देती है कि देखो अमित, मुझे जो है घूमने का बहुत शौक है और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। उसने कहा कोई नहीं, कहाँ घूमना चाहोगी बताओ। तो कहती है मैंने ऐसी आस पास की जगहों पे तो मैंने खूब घूमा है, मैं थोड़ा चाहती हूँ मैं अपने इस राज्य से थोड़ा बाहर जाऊँ, बाहर घूमूँ। यहाँ तो आसपास जो भी है जैसे दिल्ली वगैरह तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि मैं कोई पहाड़ी क्षेत्र घूमने जाऊँ, हिल स्टेशन। तो अब वो कहता कहाँ जाना चाहती हो। तो उसके मुंह से अचानक से निकलता है कि अमित क्या तुम मुझे मनाली ले चलोगे? मेरा बड़ा मन है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र पे घूमूं, और वहाँ पे सर्दियों में सुना है बर्फबारी भी बहुत होती है और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा, मेरी बस जॉब लग जाने दो और मैं जाने लगूँ, मेरा कॉल लेटर आ चुका है, मैं वहाँ जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा घुमाने के लिए। तो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही उसके ससुराल में अच्छे से दिन कटने लगते हैं। यही कोई 2-4-6 महीने बीतते हैं। धीरे धीरे वो घर गृहस्थी में रम जाती है और सास ससुर भी उससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब वो अपने घर गृहस्थी के चक्कर में उलझता है अमित, तो वही ऑफिस जाना और लाना, घर आना, घर पे बस वही है कि आओ भाई हाथ मुँह धो, खाने पे बैठो, फिर सुबह जाना। इस आपाधापी में रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो लगभग 1 साल बीत जाता है और वो ये सब बातें जो है भूल जाता है कि उसने कहीं घूमने जाने का भी वादा किया। और इधर आराधना भी क्या, वो अपनी गृहस्थी में रम जाती है एकदम नॉर्मल हाउसवाइफ की जैसी। वो भी सोचती चलो हटाओ क्या करना, वो भी भूल चुकी, मुझे कहीं जाना था, मुझे घूमना था, ये सब कुछ नहीं। उसकी एक बेटी हो जाती है, तब तक साल भर के बाद एक बेटी हो जाती है। जब बेटी हो जाती है तो वो और उसको उसी को ये सब करना कि सुबह सुबह उसका सब करना और घर में सभी का खाना पीना, चाय कॉफ़ी और खाने में सब भूल जाती है। एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरीके से रहने लगती है बेटी के ही, पर उसका पूरा ध्यान उसका केंद्रित हो जाता है कि मुझे यही करना है। लेकिन बेटी जब उसकी लगभग 2-3 साल की हो जाती है तो उसके मन में एक दिन ऐसे कोई मिलने आ जाता है बाहर से, तो बात जिक्र करने लगता है मनाली का, शिमला का, सभी जगह हिल स्टेशन की घूम के आए, बड़ा अच्छा लगा। अब उसके अंदर जो दबी पड़ी थी बात तो एकदम से याद आ जाती, कह रही मैंने तो मनाली जाने को सोचा था और अमित ने मुझसे वादा भी किया था कि जाएंगे, आज मैं उनसे थोड़ा बात करूंगी।
तो देखते हैं क्या कहते हैं। बेटी भी बड़ी हो गई है, अब चलने लायक हो गई है, तो वहाँ जाया जा सकता है। तो अमित जब शाम को आता है तो देखता क्या है, वो आज उदास बैठी है, वो बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है, बहुत उदास बैठी। तो आता है, बोलता क्यों, क्या हुआ भाई आराधना, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तेरा मुंह सूजा हुआ है। कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कि नहीं तूने आज कुछ भी नहीं करा हुआ है। वो प्यार से उसे तू करके बात करता था। तो जब भी कुछ भी होता तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, अच्छा बताओ ना क्या हुआ। वो बार बार कहने पर भी ठीक है तुम हाथ मुंह धो लो, खाना खाने के लिए बैठो, अभी आते हैं, खाना ले आए। तो कहना नहीं खाना नहीं, आज पहले बताओ। उसको ले जाता है कि वहाँ पे सिंक के पास, कहता है पहले मुंह धो करके वो अच्छे से, कहता है बाल अपने ठीक से करो और फिर आके मेरे पास बैठो। जाता है बेडरूम में, बेड पे बिठा लेता है पास में। बताओ आराधना बात क्या है, तुम आज बहुत तुम अपसेट टाइप में लग रही हो, क्या हुआ? रोज तो खिली खिली रहती थी, आता था मैं और बहुत अच्छे तरीके से बात, और हमेशा हंसती रहती थी, आज क्या हो गया? तो जब वो बहुत आग्रह करता है तब वो कहती है, वो ना मेरी फ्रेंड आई थी, वो पड़ोस में जो रहती है, यहाँ तो मैं इतने सालों से हूँ, तो वो कह रही थी वो दिल्ली के आगे भी गई थी, मनाली और शिमला वो घूम के आई है, और कहती थी अभी इस बार मैं जो है देहरादून जाऊंगी। इस तरह से बात करी तो पता मुझे भी लगा कि मुझे भी कहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। अरे वो मैं तो भूल ही गया, मैंने तो तुमसे वादा किया था, पहली रात ही हम दोनों जब बात कर रहे थे तभी मैंने तो तुमसे पूछा था, और हमने प्रॉमिस भी किया था कि जाएंगे। खैर चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इस गृहस्थी के जंजाल से थोड़ा आगे निकलते, पैसे वैसे भी अच्छे मिलने लगे हैं, हमारी जॉब भी अच्छी है, तो चलो मैं थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा निकलवा लेता हूँ, दोस्तों से ले लेता हूँ, और चलो कहाँ चलना चाहोगी वहीं की ट्रिप बनाते हैं। तो भाई वो कहती है चलो मनाली ही चलेंगे। तो मनाली के लिए वो अग्री हो जाता है ऑफिस, वहाँ से 1 हफ्ते की छुट्टी लेता है, कहता मैं और मेरी वाइफ और मेरे बेटी तीनों लोग मनाली जाएंगे घूमने के लिए। तो दोस्त लोग भी बहुत खुश होते हैं, कहते भाई तू व्यवस्था कर ले और चला जा, अच्छा रहेगा, भाभी को घुमा के लाएगा। भाभी की तो ये बहुत दिनों से हार्दिक इच्छा थी कि घूमने जाएं। तो ऐसे ही दोस्त हंसी मजाक करते हैं। फिर वो आ जाता है ऑफिस से घर पे आता है, पैकिंग वगैरह करता है और सीधे पहुंचता है चंडीगढ़ जब पहुंच जाता है तो वहाँ पे जाने पर वो थोड़ा सा वहाँ के कुछ एक चीज़ें देखता है जो उसने पहले से सुन रखी थी। पूरा टाइम उनको वहीं पे लग जाता है। जब लग जाता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, करीब वही 8-10 पहले की बात है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती थी पहले से जो एडवांस में कोई कुछ कर ले बुकिंग वगैरह। तो वो दोनों नॉर्मल तरीके से घूमते हैं, शाम को आते हैं, किसी धर्मशाला वगैरह या होटल जो भी आसपास मिल जाता है वहीं पे वो लोग स्टे कर लेते हैं। सवेरे को जो है वो जाते हैं, एक टॉय ट्रेन चलती है उसके ज़रिए वो वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते हैं पहले शिमला, और शिमला से फिर वहाँ आगे जाते हैं। आगे जब पहुँच जाते हैं मनाली, जब पहुँच जाते हैं थोड़ा सा दिन रहता है, यही कोई 3 बजे पहुँच जाते हैं। तो दोनों जो है वहाँ पहुँचने के बाद आराधना को बिल्कुल होश ही नहीं रहता है कि वो कहाँ पे है। उसको जैसे ही वो पहाड़ी क्षेत्र देखती है आसपास, उसका मन मयूर इतना नाच उठता है कि अभी तो मेरी जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा थी और उसको मैंने पा लिया। वो इधर देखते उधर देखती और यूं हाथ फैला के इधर उधर घूमती कि अमित तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इतना खुश होती और अमित भी उसको देख के बहुत खुश होता कि मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करी। तो तीनों लोग अपना हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी घूमते हैं। घूमते मार्केट जब वहीं पास में पड़ती है निकल जाते हैं। तो वहाँ पे अभी ठंडक तो बहुत तेज, भी तो दोपहर था, हुआ नहीं था कुछ ज़्यादा। शाम में थोड़ी थोड़ी बर्फीली हवा जब चलने लगती है तो उनको थोड़ी सर्दी लगने लगती है। फिर वहीं आगे चलते वो एक स्टोर में जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते, फिर और आगे चलते चले जाते काफ़ी दूर तक वो चलते ही चले जाते शॉपिंग के चक्कर में। और घूमते पहाड़ियों में उनको यह नहीं पता लगता पहाड़ियों से मतलब होते होते वो कहाँ तक पहुँच गए। एकदम से उनको जब होश आता कि अभी तो शाम हो रखी है, 8 साढ़े 8 बज गए, अब क्या, वहाँ तो लाइट भी नहीं दिख रही, आगे पहुँच गए। वापस मुड़ना भी बहुत लग रहा है कि इतना खतरनाक रास्ता है और पहाड़ी क्षेत्र है, उनको पता भी नहीं आसपास कैसे। वही पेड़ बड़े बड़े से खड़े देवदार के और आसपास झाड़ियाँ भी थी और बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ के सिर्फ तीनों लोग सिकुड़े जाएं। और बच्चे को तो बहुत ज़्यादा सर्दी, बर्फीली हवा चल रही, बर्फ़ के थक्के से ऊपर से गिरते आ रहे, छींटे पड़ रहे हैं, दोनों सर्दी से थरथराने लगे। तो वो दोनों तो बच सकते, भाई यूपी में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत सर्दी हो रही है, यहाँ बर्फ़ वहाँ बर्फ़। अब दोनों बहुत कटकटाने लगते, सोचते अब क्या करें। अभी उस टाइम पे वो बुकिंग करना भी भूल गए कि बुक कर लेते पहले से, तो वहाँ स्टे भी उनका हो जाता। पहुँच जाते होटल, वो जानते भी नहीं मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। वो दोनों आसपास सोचते कि अब क्या करें। आराधना बहुत मुश्किल में फंस चुकी थी और दोनों ने देखो कितनी बड़ी गलती कर दी कि पहले से उन्होंने रेंट नहीं लिया, होटल नहीं लिया कि मुझे रहना कहाँ है। खैर वो दोनों चलते हैं,
बच्चे को गोद में उठाए हुए चलते चले आ रहे हैं। आते हुए तभी उनको थोड़ी सी रोशनी कहीं पे दिखाई पड़ती है। वो उसी रोशनी में बढ़ते हुए आगे आते हैं। ये क्या अचानक से रोशनी नहीं दिखती, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी थी। वो चलते हुए आते हैं, बिल्कुल परास्त से हो जाते हैं। करीब वही 8-9 बजने लगता है। जब 9 बज जाता है, अब वो और परेशान, 9 बज रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी अंधेरा हो रखा चारों तरफ, कभी इधर बहुत अंधेरा, कभी इधर थोड़ा सा उजाला, ऐसे करके दिख रहा, टिमटिमाती छोटी छोटी सी एकदम रोशनी दिख रही है, एकदम कितना सा बल्ब दिख रहा है, और आसपास तो बर्फ है, कहाँ से दिखे। फिर चलते चलते वो थोड़ा सा और आगे, आधे घंटे तक और चलते हैं। तभी उन्हें एक पहाड़ के साइड में एक घर दिखाई पड़ता है। घर दिखाई पड़ता है, वहाँ वो देखते हैं कि ऐसे करके बना हुआ है, करीब है छोटा सा ही है, लेकिन उनको लगा कि शायद यहाँ कुछ इनको राहत मिल जाए। तो दोनों लोग जाते हैं वहाँ पे, बेटी को गोद में उठाए हुए, और डोर नॉक करते हैं। तो अंदर से एक लड़की निकलती है, यही कोई 12 साल की आती है। कहती क्या है? तो पूछते हैं बेटा तुम्हारे मम्मी पापा या कोई हो तो उसको बुला के लाओ। तो बहुत ऐसे गुस्सा होती है, कहती नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा हैं, बताओ कौन चाहिए तुम्हें? तो कहते नहीं बेटा तुमसे कोई बात नहीं हो सकती, मम्मी पापा, कोई दादी चाचा चाचा कोई हो तो? कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरी मम्मी है और कोई नहीं है। तो फिर मम्मी है, तो मम्मी को बोला कि नहीं, मम्मी किसी से नहीं मिलती है, मम्मी मिलती नहीं है, आप हमें बताओ, जो भी काम है बताओ। काफी देर बहस करने के बाद वो सोचते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, कहते कितनी बदतमीज लड़की है, एकदम कैसे बात करे रूडली एकदम से। तो कहते कोई नहीं, हम लोग को सहारा चाहिए ना, उससे ढंग से बात करो। तो फिर वो जो अमित फिर से कहता है बेटा आप बताओ मुझे। तो कहती नहीं, मम्मी मिलेंगी नहीं, तुम्हें जो काम हो आप हमें बता दो अंकल, हम आपका काम कर देंगे। तो भाई बहुत वो करके अंदर से उनकी हिम्मत आती है कि चलो भाई लड़की है तो क्या वो बताते हैं, 12 साल की लड़की क्या ही कर सकती है। खैर वो बताते हैं कि बेटा हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, मुझे सिटी में अंदर पहुंचना है जहाँ शहर है, लेकिन हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, यहाँ आसपास कुछ दिख भी नहीं, हम लोगों ने होटल भी नहीं बुक किया, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते वापस। तो मुझे क्या आज रात के लिए यहाँ पे थोड़ा आश्रय मिल जाएगा? रुकना था, हम लोग अगर आज रात यहीं स्टे कर लेते तो सुबह निकल जाते। तो कहती है कि रुक तो सकते हो, बट यहाँ पे आप मेरी मम्मी से मिलने की कोशिश मत करना, मम्मी अगर कहीं दिखाई भी दें तो उनको देखना भी मत। तो बहुत उलझन उनको होने लगती इस बात को सुनकर कि ये क्या बात हुई। लेकिन आराधना मन ही मन डरने लगती, ये क्या, ये बताती देखना नहीं, देखेंगे कैसे नहीं, तो अगर वो सामने आएंगे तो बिल्कुल देखेंगे। तो नहीं, वो सामने नहीं आएंगी, पर तुम्हें कुछ भी करके जाओ, तुमको बता रहे हैं यहाँ पे तुम रुक सकते हो। वो ले जाती है अंदर, एक कमरे में बना हुआ होता है, वहाँ पे इतनी बदबू आती है उस जगह पे। तो दोनों बड़ा नाक वहाँ कैसे पकड़ते हैं, कहते हैं यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है क्या, साफ सफाई नहीं करती हो तुम लोग? तो वो कहने लगे देखो मेरा घर जैसा भी है, अगर आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना हो तो कोई बात नहीं। तो कहते भाई रहना तो है ही है। तो जब वो कहती मुझे साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसे ही पड़ा रहने दो। अब वो फिर सोचने लगते ये क्या बात कर रही लड़की, हम लोग साफ सफाई। खैर वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जो आराधना होती है अपने उसी से कपड़े से थोड़ा वो साफ करती है, वहीं पे दरी वगैरह पड़ी होती है लगा लेती है और लेटने लगती है। जैसे वो लेटने को चलते हैं, बच्चे को उठाते हैं, अपने बीच में लिटाते हैं, वैसे वो लड़की फिर आ जाती है, आती है, कहती है देखो तुम लोग लेटना जरूर यहाँ पे, लेकिन छत की तरफ बिल्कुल मत देखना, नहीं तो फिर हमें नहीं पता कुछ भी होता। और मेरी माँ को तो बिल्कुल भी मिलने की कोशिश मत करना। इतना कह के वो चले, वो दोनों ऐसे सोचने लगते हैं कि छत पे कैसे नहीं देखेंगे, छत पे तो भाई जब हम लेटेंगे तो सामने देखेंगे, तो ठीक सीलिंग पे ऊपर ही तो देखेंगे, और कहाँ देखेंगे। दोनों अबाक से खड़े उसको देख रहे हैं, वो लड़की जो भी बता रही सुन रहे हैं। लेकिन खैर वो चली जाती है, तो उससे कहते भाई मैं कहीं नहीं देखूंगा, और आराधना भी कहती जाओ बेटा तुम अपने कमरे में सो जाओ, हम नहीं देखेंगे, और हम दोनों अपनी बच्ची को सिर्फ सुला दें बस। और वो जैसे लेटने चलती है, वो तो लेट जाती है यूँ करवट करके, और लेकिन जैसे अमित ऐसे लेटता है यूँ, और ठीक ऊपर ऐसे नज़र उसकी जाती है। ये क्या, उसकी छत पे जो है, जो वो बता रही थी लड़की, उसकी माँ उस टाइप की एक महिला ऊपर ऐसे चिपकी हुई है, यूँ करी हुई चिपकली जैसी, बहुत बड़े बड़े दांत, ये बड़े बड़े नाखून और बड़े बिखरे से बाल। अब वो देख करके बहुत तेजी से देखते, इतनी तेज उसकी चीख निकल जाती है कि ये क्या। और जब उसकी चीख निकल जाती है, वैसे ही वो लड़की भाग के आ जाती है कि मैंने मना किया था ना ऊपर मत देखना, अब भुगतो। अब जैसे ही वो जो ऊपर दिखती है वो औरत की परछाई, वो एकदम से नीचे आ जाती है और कस के उसको, अमित को पकड़ लेती है। एक सड़ी हुई बदबू के साथ, इतनी कस के बदबू आती है, उसको पकड़ लेती है। अब वो छटपटाने लगता है कि क्या करे क्या ना करे। आराधना जो है वो किनारे अपनी बच्ची को पकड़े खड़ी हुई है, बहुत तेजी से वो चीख रहा है, और वो औरत इतनी तेज से चिंगाड़ी कि अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे।
अब वो करे तो क्या करे। लेकिन आराधना को एकदम से याद आता है कि हमारे पापा जो हैं पूजा करते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो एकदम से उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये है कोई शैतानी शक्ति जो इतनी तेज से इसने कवर करके रखा हुआ, पूरा माया जाल वहां पे फैला के रखा था कमरे में कि अब बच ही नहीं सकते। वो जो है वही हनुमान चालीसा बहुत तेज से बड़बड़ाने लगती है। तब कैसे भी करके अमित जो है उसके जाल से छूटता है और बड़ी तेज से दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद है, खुल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहा, वो उसका डोर इतनी कस के नॉक कर रहा है, लेकिन खटखट खटखट की आवाज भी कर रहा कि खोल दे कोई बाहर से, लेकिन नहीं, वो खुल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर एकदम वो फिर से हमला करती है। वो इस बार आराधना को पकड़ने चलती है, लेकिन आराधना बहुत तेजी से बोलने लगती है, हनुमान चालीसा बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर देती है कि जैसे भी है वो जो भी उसको आता है, और उससे भी कहती है कि तुम भी इसको पढ़ो। तो अमित भी जो है वो हनुमान चालीसा दोहराने लगता है। वो बोलती जाती है आगे और ये जो है दोहराता रहता है, एकदम से बहुत तेजी से पढ़ता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गोसाई। उस तरह से पूरी हनुमान चालीसा जब पढ़ जाता है और फिर भागता है, एक बार फिर कस के जोर लगा के दोनों भागते हैं बेटी को उठा करके, और वैसे ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जब खुल जाता है तो दोनों भागते हैं, भागते जा रहे हैं, और वो जो है साया वो उसके पीछे पीछे भाग रहा। फिर क्या देखता, जैसे वो एकदम बाहर निकल जाते तो देखते क्या, ऊपर जो थोड़ी सी रोशनी हो रही है वो लड़की वहां उस लैंप की जो रोशनी में ऊपर लटकी हुई है, बहुत बुरी तरीके से उसकी भी शक्ल बनी हुई है। अब वो दोनों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों ही माँ बेटी थी, इनका ही फैलाया हुआ माया जाल है, ये घर पूरी तरीके से भूतिया ही था। और हम लोग कैसे इसमें पहुंच गए पता नहीं, लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं है। दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये भागते चले जा रहे हैं और आधे घंटे एकदम लगातार ही हाफते हुए जाते हैं। तब इनको शहर के करीब में पहुंचते हैं जहाँ पे खूब सारे घर बने होते हैं। फिर एक दरवाजा ही खटखटाते हैं किसी तरह से हिम्मत करके, तो वहां से एक बंदा निकलता है बाहर, तो थोड़ा सा वृद्ध अवस्था में है। तो कहते हैं, बच्चे लोग क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों इतनी रात में खड़े हो, ये 12-1 बजे का वक्त हो रहा है, तुम लोग इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहते हैं, हमको चाचा अंदर आने दो, फिर हम बाद में बताते हैं। तो भाई दोनों फिर अंदर हड़बड़ाते हुए जाते हैं। फिर वहां पे वो आग जलाते हैं। उनको जो इतना वो भाग के आए थे, इतने सर्दी से ठिठुर रहते, दूसरे बच्चा था गोद में उनके 3-4 साल का, वो फिर उसको आग तपाते हैं अंदर, जो अंदर बना होता है आग जलाने का। तीनों के तीनों वहां बैठते हैं और चाचा भी कुर्सी पे पड़ोस में बैठ जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही आंखों में कट जाती है। इतना दहशत में थे सब के सब। सुबह उनको चाय भी उनको पिलवाई जाती, सब कुछ कराते हैं। जो चाचा होते बड़े नेक दिल होते हैं। सुबह जब हो जाती है तब वो बताना शुरू करते हैं, बेटा तुम वहां से बच के आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आराधना कहती है, काका मैंने जो करके रखा हुआ था हनुमान चालीसा, इसकी वजह से जो मेरे पापा बताया करते थे हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, तो मैंने उसका पाठ किया था। तो उसने कहा बहुत अच्छा किया बेटा। तो फिर बाद में पूछते हैं, अच्छा ये बताइए चाचा आखिर वहाँ था ऐसा क्या जो हम लोगों को, तो कहले वहाँ पे कोई घर है ही नहीं, तुमको घर मिला कैसे। कि नहीं हमारी बात तो समझिए, वहाँ पे घर था। फिर तब तक सुबह दूसरे लोग उनसे मिलने आते हैं पड़ोस के, वो भी। तो वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं। ये बच्चे जो हैं वहाँ पे बता रहे थे घर है, वहाँ ऐसे ऐसा इनके साथ वाकया हुआ, A to Z वो पूरी बात बताते हैं उनको। तब वो सज्जन जो होते हैं दूसरे, वो बताते हैं कि तकरीबन 20-25 साल पहले जो है वहाँ पे एक घर था। उस परिवार के लोग जो है, मार्केट में उनकी दुकानें थी, यहाँ रहते थे। घर पे केवल माँ बेटी बसती थी। एक बार ऐसा हुआ, इतना जोर का तूफान आया और उसमें सब पूरी चीजें वहां की ध्वस्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना जगह, मतलब सब तूफान में सब बह गया। बहुत तेज बर्फबारी हुई थी, उसके नीचे दब गया था। और उसके बाद वो जब तब कभी कभी जिससे कोई जाता है, कोई सैलानी आ जाता है घूमने के लिए, तो उनको रात में वो घर टाइप का, कुछ छलावा टाइप का दिखता है। और वो माँ बेटी जिस अवस्था में थी आज भी वो वैसी ही हैं, वहां पे मर के भी वो रहती हैं, उनकी आत्मा वहीं पे भटकती है। और जो भी उनको मिल जाता है वो उसको अपने चंगुल में ले लेती हैं। और वो छलावा यही रहता है कि वो घर बन जाता है और जो भी होता है वो आश्रय के सहारे वहां पहुंच जाता है, और जैसे अंदर जाता है उसका खात्मा हो जाता है। तुम एक पहले ऐसे व्यक्ति हो जो बच के आए हो, तो ये ताजे हो गई, हमारी जो यादें थी पुरानी वो समझ लीजिए ताजा हो गई हैं। अब ऐसा है उधर तो क्षेत्र में आप जाना ही मत। तो बोले कि दोनों लोग कहने लगे, आराधना और अमित, कि हम लोग जानते नहीं थे और हमने बुकिंग भी नहीं करी थी पहले से ही, नहीं तो हम वहां जाते ही नहीं, ना जाते और ना ही ये मेरे साथ हादसा होता। खैर जैसे भी हो बन पड़ा उन लोगों से। सुबह 10-11 बजे तक वहां रुके और खाना वाना खा के
फिर वो दोनों आ गए, बुकिंग करा के होटल में गए। वो रात पूरी दूसरी वाली काटी, सुबह की उनकी टिकट थी, वापस वो वहां से हो करके अपने गांव आ जाते हैं। और जब गांव आते हैं जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं, और वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है। अमित जो है ऑफिस जाने लगता है, वो घर पर, लेकिन उसकी जिंदगी की वो मनाली की काली रात नहीं भूलती। जब भी वो घूमने का जिक्र उसके आसपास कोई भी करता, उसको एकदम से वही मनाली की भूतिया, वो घर की रात याद आ जाती है। और वो उसको एकदम सन्नाटा छा जाता है, एकदम बात करने की अवस्था में वो नहीं रहती है। इतना उसके अंदर दहशत भर गई थी। तकरीबन करीब 1-1.5 महीने तक वो जो है उसको तो भूली नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब भी कोई बात करता तो उसका जो अंदर से दिल इतना तेज दहशत से भर जाता कि वो बात करने की हालत में नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।